सबसे पहले सर मैं बचपन से चीज़ें जानना चाहूँगा। आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो उस समय का फेज़ कैसा था? जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय एससी वर्मा सर ने बुक लिख दी थी? क्या सच में जो कोचिंग में मॉड्यूल दी जाती है उसको टीचर्स तैयार करते हैं, बहुत सारा चीज़ देख परख के क्वेश्चंस अच्छे से सेट किया जाता है ताकि वो बच्चे प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि मॉड्यूल सर पतले-पतले होते हैं, ठीक है? कितना दम है सर उस पतली-पतली मॉड्यूल्स में? आपने आईआईटी का प्रिपरेशन करा, आप आईआईटी दिल्ली गए। आईआईटी दिल्ली का कैसा एक्सपीरियंस था? फिर उसके बाद कोटा कैसे आना हुआ? मतलब कोचिंग में या एज ए टीचर कैसे इस फील्ड में आना हुआ? कई सारे ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हों, या आपने देखा होगा कि लोअर बैच में हो या उसी बैच में हो लेकिन अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन बाद में बहुत अच्छा कर लिया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जानना चाहूँगा। कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि बैकलॉग हो गया या समझ में नहीं आ रहा है या परेशान हैं। तो इस मोड़ पे जो बच्चे खड़े हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे अपनी तैयारी को यहाँ से आगे कंटिन्यू करें एग्ज़ाम तक? कोटा में कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी, जैसे न्यूज़ में भी आप देखते हैं तो कोटा के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। तो आपका अभी जो कोटा का जो करंट सिनेरियो है, जो आप न्यूज़ में सुनते हैं या आप ऐसे भी इन जनरल, क्या आपका परसेप्शन है? क्या आप कहना चाहेंगे कोटा के बारे में? क्योंकि आप इतने साल से हैं कोटा में। कुछ भी कारण से अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो ऐसे परेशान बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सो हेलो एवरीबॉडी, आज का पॉडकास्ट सबसे बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी टीचर जुड़ने वाले हैं, जिनसे आप पढ़े भी होंगे या जिनको आप फॉलो करते भी होंगे और जिनसे आपको काफ़ी चीज़ सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखें। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अन्ना सर हैं। अन्ना सर जुड़ने वाले हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो यूपी बिहार साइड से हैं, उन्हें भी एक टेस्ट मिलेगा टीचर के बारे में कि किस तरीके से वहाँ से उठ के उन्होंने मेहनत करी, आईआईटी गए और आज आप लोगों के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम अन्ना सर। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। फाइनली सर आज मौका मिल गया आपको पकड़ने का। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि आपके साथ पॉडकास्ट हो और आज वो दिन आ गया। तो सो थैंक्स सर, थैंक्स कि आपने टाइम निकाला इसके लिए। और काफ़ी सारे बातें जानना चाहेंगे आपके बारे में कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई, और बहुत सारी कहानियाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि मतलब कि जब आप लोग आते हो ना, जैसे आपके जैसे मतलब कितने टॉप नॉच लेवल के जब एजुकेटर्स मेरे सामने बैठते हैं ना, तो मैं ज़्यादा यही कोशिश करता हूँ कि रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स है ना वो बाहर आना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना मोटिवेट हो पाएँ। कई सारे बच्चे, खास करके हम अभी देख ले जब अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा महीना चल रहा है कि अब इसके मतलब सेशन एंड के तरफ हम जा रहे हैं। अगर जो बच्चा अप्रैल में आया होगा पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह में, कई बच्चे अभी उस स्टेज पे होंगे कि आपके पास भी आते होंगे कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, सर पढ़ा हुआ याद नहीं, सर बैकलॉग बहुत क्रिएट होगा, क्या करें, अब कुछ टाइम बच रहा है एग्ज़ाम को लेके, अगले साल एग्ज़ाम है, ये वो। तो उन सब पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं बचपन से चीज़ें जानना चाहूँगा। ओवर टू यू सर। वैसे देखा जाए तो मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप पटना बिहारी है। और पटना में शुरू से मतलब कहते हैं ना कि एक पढ़ाई के प्रति जो एक होता है ना, मतलब माहौल, वो थोड़ा मेरे ख्याल से ज़्यादा रहता है। मतलब पेरेंट्स के पास एक बच्चों को हमेशा रहता है कि पढ़ाई करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा पढ़ने में स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक-ठीक था, है ना? ठीक तो ठीक। तो इसलिए पेरेंट्स का थोड़ा-सा मेरे प्रति वो भी था कि हाँ यार, ये इसको पढ़ना चाहिए। और हालाँकि इकोनॉमिकली हम लोग बहुत साउंड फैमिली से नहीं आते, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी का हमेशा एक रहता था कंसर्न कि यार इसको पढ़ाना है ना? मतलब यही कुछ करेगा तो करेगा बढ़िया, है ना? तो शुरू से मेरे प्रति वो पढ़ाई का रहता था, तो पढ़ाई वहीं करी। 10th में नंबर्स भी ठीक आए, है ना? तो उसके बाद लोगों का एक्सपेक्टेशन थोड़ा और बढ़ गया। फिर पटना साइंस कॉलेज, अगर आपने सुना हो, उस समय इंटरमीडिएट चलता था, तो हमने पटना साइंस कॉलेज में वहाँ पढ़ाई करी। और पटना साइंस कॉलेज अपने आप में टॉप मोस्ट वहाँ पे इंस्टीट्यूट होता था, जिसमें बड़े-बड़े टीचर्स पढ़ाते थे। आई होप आपको पता होगा, एससी वर्मा सर पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाते थे पहले, है ना? उस समय उस समय नहीं, उससे पहले थोड़े दिन पहले पढ़ाते थे। उस अच्छा, समय आईआईटी तो आईआईटी कानपुर में कानपुर में पढ़ाते पढ़ा रहे थे, है ना? तो काफ़ी रिनाउंड टीचर्स वहाँ पढ़ाते थे। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पढ़ाई करने के बाद 1 साल ड्रॉप लिया। ड्रॉप ईयर में मैं आनंद सर से पढ़ा, है ना? सुपर 30 फाउंडर, है ना? हैं? हाँ, सच में? सच में। अरे वाह सर, क्या बात और है। और तो कैसे मतलब कि पढ़ा, तो जो दिखाया मूवी में वैसा ही था जैसे?
उस समय एक्चुअली क्या है, सुपर 30 बना नहीं था उस समय। क्या होता था कि सर इनिशियल स्टेज में थे। सुपर 30 आई थिंक वाज फाउंडेड इन 2002 में शायद, मुझे ऐसा मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि उस समय मैं आईटी में जा चुका था, है ना। तो उससे पहले के उसमें जब सर बनाने की सोच रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। और फिर तो उसके सर बाद एक सवाल मेरा यहाँ पे कि सुपर 30 नाम, सुपर 30 क्या मतलब कि क्या सिर्फ 30 अच्छे बच्चों को सेलेक्ट करवाना, ये नाम का मतलब क्या था सुपर 30? मेरे ख्याल से मैं एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ कि 30 मेरिटोरियस स्टूडेंट जो सर को लगता था कि मेरे ख्याल से काफ़ी बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग नहीं है, जो परिवार सपोर्ट नहीं कर सकता है बच्चों की पढ़ाई को, है ना। तो उनको अलग से रखना, खाना पीना, उनको पढ़ाना, मतलब अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है यार, है ना। कैसे हैं सर वो, मतलब कि रियल में कैसे, आप तो उनसे मिले होंगे। अभी भी आए थे कोटा तो मिले ही थे, है ना। और बहुत मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत सरल सहज स्वभाव के आदमी है ना। और जिस तरीके से वो बात करते हैं काफ़ी मज़ा आ जाता है सुन के, मैं बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। मतलब मेरे लिए तो मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मैं अगर उनके सामने बैठा भी हुआ ना, तो मेरी बोलने की इच्छा नहीं होती, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ ठीक है। तो वो कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें बताते हैं ना, तो मतलब सुन के मैं आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता हूँ, है ना। जी, और उस समय तो सर का बोलने का अपना ऑरा एक बहुत ही अलग लेवल का रहता था, है ना। मूवी बन चुकी है उनके ऊपर हाँ, तो यस सर। तो उसके बाद फिर आईआईटी लिखा मैंने, और फिर आईआईटी दिल्ली पहुंचा, है ना। तो 12th तक तो मेरे को तो बहुत सर ज़्यादा। प्रिपरेशन कैसा चला था सर आपका, मतलब कि कैसे आईटी की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय का फेज कैसा था, मतलब कि बहुत अच्छे से करते गए, तैयारी हो गया, या नहीं, कोई एक्चुअली ऑब्स्टेकल मैं भी आए? बहुत बहुत इसमें फ्रैंक क्या रही रहूँगा सर आपकी स्टोरी आईटी जेई की? एक्चुअली क्या 10th पास कर लिया था, अपने को आइडिया नहीं था यार कि मतलब 10th के बाद करना क्या है ना। जैसे वहाँ पे बिहार में दो चीज़ें चलती हैं, एक तो इंजीनियरिंग और एक डॉक्टर, है ना। तो इंजीनियरिंग आदमी इसलिए लेता था कि मैथ्स थोड़ा अच्छा है तो आई वॉज बेटर एट मैथ्स। हाँ हाँ। थोड़ा याद वाद करने से मेरे को थोड़ा सा परहेज रहता था, तो मैंने बोला यार बायो वायो हो नहीं पाएगा और काट पीट उतनी हो नहीं सकती मेरे से, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैथ्स के थ्रू इंजीनियरिंग परसू करेंगे। लेकिन मुझे उस दिन तक भी पता नहीं था कि आईआईटी नाम का कोई एग्जामिनेशन होता है। ये हम लोग को करीब करीब जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसको 11th के लास्ट में पता चला कि हाँ आईआईटी टाइप का कुछ एग्जामिनेशन होता है। जी। लेकिन उस समय हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उस समय हम लोग मोस्टली बोर्ड पे ही फोकस करते थे। ड्रॉप ईयर में हमने सीरियसली पढ़ना चालू किया, है ना। ओके। मेरे पिताजी ने बस एक कहा था कि 12th में कि आईआईटी का एग्जाम एक बार दे लो, क्योंकि उस समय ऐसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं होते थे, जैसे अभी तो 2 होता है ना, उस समय ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता था। तो 12th के साथ एक एग्ज़ाम दे लो, है ना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एग्जामिनेशन कैसा होता है। तो वाह, ये सही था। हाँ, उस समय क्या हुआ कि बिहार में लोग सेंटर नहीं देते थे। आपको अगर पता हो कि उस समय क्या होता था कि इंटरनली कभी कभी कुछ सेंटर्स कैंसिल हो जाते थे, तो अच्छा। पता नहीं चलता था, है ना। ओहो। तो पता नहीं वो चीटिंग के लिहाज से या जो कुछ भी मिसमैनेजमेंट के लिहाज से, तो हम लोग जनरली बाहर सेंटर्स डालते थे। तो मैंने दुर्गापुर डाला था, वहाँ पे मेरा एक कज़न रहता था, तो दुर्गापुर, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल। अरे क्या बात है! आप बिल्कुल। शायद वेस्ट बंगाल से हो, हाँ। मतलब कि फैमिली तो बिहार से ही है, पर अच्छा। बॉर्न एंड बॉट अप वहीं से हूँ, तो दुर्गापुर से ही। दुर्गापुर में हाँ। आपने सेंटर डाला, और दुर्गापुर पहली बार जब मैं गया तो आई वाज सो अमेज्ड कि यार बहुत साफ सुथरा जगह है मतलब देख कर मेरे को बड़ा मज़ा आया। और फिर मैंने वहाँ एग्जामिनेशन दिया। इट वाज आई थिंक 1999, राइट। हाँ। उस समय सब्जेक्टिव पेपर भी होता था और ऑब्जेक्टिव भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता था। सब्जेक्टिव में जब मैंने सवाल देखा मैंने बोला यार एक सवाल समझ में ही नहीं आ रहा, एक सवाल भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा। मैथ में तो कुछ समझ में चमक ही नहीं रहा कि ये लिखा गया है इधर, है ना। तो मैंने जब पीछे देखा मुड़ के हल्का सा, तो मैंने लिखा पीछे वाला बंदा सो रहा है तो मैंने बोला यार मेरे पास भी ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक दो सवाल ट्राई किए हैं, क्योंकि 3 घंटे का था या कुछ हाँ, ऐसा हाँ। था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। फिर मैं पेपर देकर आया ट्रेन से जैसे घर, तो मैंने बोला यार मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो पापा ने कहा कि अब पढ़ के देखो, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा तुम्हें। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करी, तो पढ़ाई में वहाँ पे कुछ ऐसा कोचिंग वाला बहुत माहौल नहीं होता था, इंडिविजुअल पढ़ने का ठीक होता है। था। तो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि सुपर 30 हाँ, हाँ। फाउंडर आनंद सर से पढ़ा था मैंने, ऐसे ही फिजिक्स पढ़ा था मैंने एस के सिन्हा सर से। फिजिक्स के लेजेंडरी टीचर वो भी हैं, मतलब जो बच्चे बिहार से आते हैं मेरे ख्याल से वो जानते होंगे, है ना। अभी पढ़ाते नहीं होंगे शायद, लेकिन उस समय बहुत अच्छा पढ़ाते थे। केमिस्ट्री मैंने करीब करीब खुद से ही प्रिपेयर करी थी, करीब करीब। उस समय इनऑर्गेनिक पढ़ने का कोई चलन नहीं होता था, ऑर्गेनिक और मोस्टली हम लोग फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ते नहीं रहे। पढ़ते थे? मतलब उस समय ऐसा रहता था कि यार इसके बिना भी काम हो जाएगा, मतलब अच्छा, हो सिलेक्शन जाए। का काम हो जाएगा। आज सर?
आज थोड़ा डिफरेंट सीन है ना, आज बहुत ज़्यादा डिफरेंट सीन है ना, उस समय से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सीन है। तो इस तरीके से चला। उस समय बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपके इंस्टीट्यूट में या आपकी क्लासेज में बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट होता हो। बस आपका सिलेबस ख़त्म हो गया तो ठीक है, आपका अच्छा किस्मत है, और नहीं तो फिर ठीक है 80% 70% आप मान के चलो ख़त्म हो जाता था। बीच बीच में भी कुछ टेस्ट होते थे। तो एक टेस्ट ऐसा भी हुआ है ना जो मुझे आज तक याद है। आनंद सर के यहाँ, ठीक है, तो टेस्ट हुआ। तो टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था, मुझे नहीं पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है या कुछ है। तो टेस्ट का जब रिजल्ट आया तो सर ने बोलना चालू किया कि हमारे बीच में ऐसे ही बच्चे हैं जो जिसको मैं नहीं जानता पर्सनली, लेकिन उन्होंने टेस्ट में काफ़ी अच्छा ठीक है। परफॉर्म किया है। तो मैं लगा बोल रहे होंगे किसी के बारे में, मुझे क्या लेना देना है ना, मैंने तो टेस्ट दिया। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं अमरनाथ आनंद जो RMS कॉलोनी के हैं। मैंने बोला यार अपना नाम लग रहा है। तो सुना और सुना लग रहा है नाम। हाँ मतलब फिर मैंने बोला यार पता नहीं सही में है या नहीं, एक बार और सुन लेता हूँ। तो हाँ। फिर मैंने हाथ नहीं खड़ा किया। फिर थोड़ा देर बाद फिर से सर ने बोला, तो फिर मैंने हाथ खड़ा किया। और उस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू वोंट बिलीव कौन आया था, SC वर्मा सर। हाँ, हाँ, वहाँ कोचिंग में। कोचिंग में। ओ भाई साहब। आज भी एक फोटो है मेरी, हाँ, उसमें बस मेरा फेस नहीं दिख रहा, मेरा पीठ दिख रहा है। चोट हो गई। आनंद सर इधर है, SC वर्मा सर है इधर है ना। और वो SC वर्मा सर का अभी जो शक्ल आप देखते होंगे ना, तो वो थोड़े एजेड। तो उस समय तो बिल्कुल यंग वाली फोटो है, और मैं ऐसे दिख रहा हूँ फ्रेम में जिसमें मेरी पीठ दिख रही है। वाह। नहीं तो उस समय का फोटो आ जाता आपका एसी वर्मा सर के साथ। हाँ, क्या बात है। तो इस तरीके से वहाँ पढ़ाई वढ़ाई हुई। और फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने ज्वाइन किया था। मतलब उस समय एक ही टेस्ट सीरीज चलती थी, नाम लेने से कोई मतलब नहीं, बच्चे समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है। और वहाँ पे अच्छी खासी मतलब टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करी, लेकिन वो टेस्ट सीरीज थोड़ा सा रेलेवेंट कम होता था। तो ठीक है, चलता गया। और फाइनली मैं इतना बिलीव तो नहीं कर रहा था कि कुछ होगा बढ़िया, लेकिन हाँ जब मेरा प्री निकल गया है ना 2000 में, अच्छा एक चेंज आया। जैसा हर साल बच्चों को लगता है कुछ चेंज आता, तो उस समय भी कुछ चेंज आया कि भाई आप को पहले प्री देना है और फिर उसका मेंस वाला एग्जामिनेशन। मेंस मतलब एडवांस जो आज कहते हैं हम लोग, है ना। तो प्री निकल गया अच्छे से, और उसके बाद मेंस लिखा, भगवान की कृपा से वो भी निकल गया। सर एक सवाल है, जैसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे उस समय एसी वर्मा सर ने बुक लिख दी थी जो। हाँ हाँ, अच्छा। उन्हीं की किताब पढ़ते थे। उन्हीं किताब पढ़ते थे। तो उस समय से लेके करीबन मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने जो उनका बुक है एसी वर्मा सर का? मुझे लगता है कि शायद चेंजेस तो बहुत कम हुए होंगे या नहीं भी हुए होंगे, लेकिन रेलेवेंसी अभी भी बहुत अच्छी है। मतलब आज भी अगर आप जेई का पेपर उठा के देखो तो मुझे तो काफ़ी रेलेवेंट लगता है वो, है ना। और मैं अपने बच्चों को बोलता भी हूँ, हालांकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, बट फिर भी अगर बच्चों को अगर कोई पूछता है कि फिजिक्स में क्या करें, तो SC वर्मा करना मेरे हिसाब से तो मस्त चीज़ है ना। ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगने लग गया था कुछ दिनों के बाद कि पूरा पेपर जो है वो SC वर्मा की किताब से उठ के आ जाता है। मतलब इनिशियली जब 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और यू वोंट बिलीव मेरे 5 क्वेश्चन फिजिक्स में सही हुए थे, पूरे पूरे सब्जेक्टिव। हाँ, हाँ, वो एसी वर्मा सर का SC बुक। वर्मा से पढ़ने का मतलब SC वर्मा की किताब करने के बाद। सर ऐसा क्या खास, मतलब कि मतलब क्या खास ऐसा लगता है उस मतलब ये किताब में एक है? ऐसी किताब है जो इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जैसे उस समय हम रेस्निक हॉलीडे करते थे, हम्म। तो बहुत फॉरेन टच रहता था, मतलब समझ नहीं आता था। एक तो यूनिट का भी बड़ा हम्म। ऐसा रहता था। बाकी कोई भी किताब उठाओ, यूनिवर्सिटी फिजिक्स या इस तरह की कोई भी किताब उठाते थे, जैसे साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज का लाइब्रेरी बहुत रिच था, हाँ हाँ। बहुत किताबें थी, है ना। तो हम जैसे लाइब्रेरियन से कुछ कुछ इशू भी कराते थे कि भाई फिजिक्स की कौन सी किताब करें, कैसे करें। तो वो सब किताबें पढ़ता था ना, तो वैसे कोई फील जनरेट ही नहीं होता था, मतलब कुछ भी हाँ। जनरेट नहीं होता था। मतलब बहुत बार तो ऐसा लगता था कि ये बहुत ही एलियन टाइप के उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जब आप SC वर्मा पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ यार ये अपने बीच में चल रहा है कुछ, है ना। और क्वेश्चंस भी उनके काफ़ी अच्छे लगे मेरे को, है ना। तो मेरे को तो सही लगता था। राइट सर। कॉन्टेक्स्ट वॉज टोटली इंडियन, आई थिंक। सर आपको क्या लगता है, जैसे कि एसी वर्मा सर का जो बुक है, या बच्चे आपके पास भी आते होंगे, जो एनसीईआरटी है उसको लेके कितना आपको लगाव दिखता है बच्चों में? क्योंकि मैंने भी तैयारी करी है, मेरे साथ के भी जो दोस्त हैं वो अक्सर यही कहते थे कि यार जो इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या समझ में नहीं आ रहा है, या NCERT का। एनसीईआरटी बहुत बार ऐसे बच्चे बोलते हैं। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, मतलब कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसा है लैंग्वेज इसका एसी वर्मा के कंपैरिजन में भी अगर हम बात कर ले तो? नहीं, डेफिनेटली मैं अलग इसमें कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। मेरा भी ओपिनियन ऑलमोस्ट वैसा ही है कि हाँ,
मतलब जो एस.सी. वर्मा सर का जो किताब है वो मेरे ख्याल से बहुत मतलब एक अच्छी तरीके से लिखा गया है, जो एक रिमोट विलेज में रहने वाला भी बच्चा जो अगर उस तरह की इंग्लिश पढ़ता है ना, हाँ, हाँ। तो वो मेरे ख्याल से उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक्नॉलेज कर पाता है। लेकिन जहाँ तक अपन एनसीईआरटी की बात करें, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा तो इस तरीके का है। इनफैक्ट जो अच्छे-अच्छे टीचर्स वो खुद भी कहते हैं कि अगर पहली बार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, है ना, एज़ अ मतलब टॉपिक समझने के लिए, तो शायद तुम उतना अच्छा ग्रास्प नहीं कर पाओ, है ना। जी, इट जी, इज़ जी। बेटर टू स्टार्ट विथ एस.सी. वर्मा देन एनसीईआरटी। हाँ, बाद में ख़त्म करने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, उससे कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी कितना रिकमेंड करेंगे? मैथ्स के लिए यार एनसीईआरटी तो मैं एग्जैक्टली रिकमेंड नहीं करता हूँ। मतलब उसका रीज़न क्या है कि मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारी क्या मतलब करी-करी एनसीईआरटी हम पूरी फॉलो कर लेते हैं ना, और लैंग्वेज का इतना कोई डिफरेंस आता नहीं है ना। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सब में कभी-कभी लैंग्वेज का डिफरेंस आता है, बट मैथ्स में आप करीब-करीब मानोगे कि जो अपन पढ़ा रहे हैं और जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, उसमें कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है ना। बेसिक पर्पस जो है ना जेईई मेन का अगर हम समझें, ठीक है, तो एनसीईआरटी के बहुत ऊपर रहता है। मतलब उसका जो पेपर आता है, आप फिजिक्स में तो बोलोगे कि हाँ सर फार्मूला बेस्ड आ रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में आप देखोगे जेईई मेंस का जो लेवल है ना, वो ठीक ठाक लेवल का है ना, तो यानी कि प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप बेसिक कर भी रहे हो एनसीईआरटी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो थोड़ी ऊपर की करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करने पड़ सकते हैं, है ना, और मॉड्यूल्स जैसे जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, मेरे ख्याल से उस कोचिंग के मॉड्यूल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो क्यों अब कोई पूछता है कि यार सर मॉड्यूल क्यों बेस्ट है, बहुत बार ऐसा भी दिमाग में बच्चों के आता है कि सर मॉड्यूल ही क्यों करें, है ना, किताब क्यों ना करे कोई। तो किताब में क्या होता है ना, जैसे आप 11th स्टार्ट करते हो, है ना, 11th में आपको पूरी नॉलेज तो होती नहीं है। अब आप कोई चैप्टर करना चालू करते हो, चैप्टर करते करते पता चलता है कि जो 5वां सवाल है उसमें उस चैप्टर का तो थ्योरी लग ही रहा है और किसी और आगे के चैप्टर का भी थ्योरी लग रहा है, तब 11th का बच्चा तो कर ही नहीं सकता है। तो मॉड्यूल्स इन सब केसेस में क्या करते हैं ना, एक राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि ग्रेडेड होते हैं, बच्चों को पता होता है कि यार इसी से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद अगर आप कोई किताब कर लेते हो तब तो एक अलग बात है, ठीक है ना। अगर आपके पास समय है, आप और पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मेरे ख्याल से तो मॉड्यूल कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। और एनसीईआरटी बेसिक बेसिक के लिए आप पकड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। एक सवाल मेरा ये है मॉड्यूल को लेके कि मॉड्यूल की सच्चाई क्या है सर? जैसे कि क्या सच में जो कोचिंग में मॉड्यूल दी जाती है उसको टीचर्स तैयार करते हैं, बहुत सारा चीज़ देख परख के क्वेश्चंस अच्छे से सेट किया जाता है ताकि वो बच्चे प्रैक्टिस कर पाए? क्योंकि मॉड्यूल सर पतले पतले होते हैं, ठीक है। कितना दम है सर उस पतली पतली मॉड्यूल्स में? देखो हम लोगों ने जो शुरू से कोटा में बनाया है, करा है ना, तो मेरा मानना है कि इट ऑल स्टार्टेड विथ वीके बंसल सर, है ना। ठीक है। जब हम वीके बंसल सर के यहाँ मतलब पढ़ा रहे थे बंसल क्लासेस में, तो मैं अपना बहुत ट्रू एक्सपीरियंस बतलाऊंगा। मैं 1-2 साल पढ़ा के आया था, ठीक है। अच्छा, हाँ पढ़ा चुके बंसल हाँ का? एक नहीं, बंसल में से पहले मैंने 1-2 साल पढ़ाया था, है ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है। करियर पॉइंट की फ्रेंचाइजी भी पढ़ाया था मैंने, है हाँ, ना। हाँ। तो वहाँ से पढ़ा के आया था मैं, और यहाँ जब मैं आके इसका मटेरियल देखा मैंने, तो आई वॉज अमेज्ड कि जो हम किताबों से सीख रहे थे, कर रहे थे, ठीक ना, इसमें बहुत ही अलग अलग वैरायटी के प्रोफाइल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और जितना वैरायटी आप कवर कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिल रहा है और उतना ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बढ़िया है। डीपीपी का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया था उनका कि मतलब हर एक लेक्चर के बाद एक डीपीपी, तो आप उस लेक्चर में जो पढ़े हो उसको आप यूज़ करना सीख रहे हो, है ना। और उसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की गई है। किताब शायद उतने लेवल पे चीज़ों को कवर नहीं कर पाता है, मेरा मानना है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बतला रहा हूँ, बहुत सारी किताबों का भी इनपुट उसमें लिया गया है। बहुत सारे बाहर के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना, उनके भी ऐसे सवाल जो आईआईटी से रिलेवेंस रखते हैं, उन क्वेश्चंस को भी लिया गया है मॉड्यूल्स में? मॉडल्स में, ठीक है ना। तो वो तो एकदम पतले पतले मॉड्यूल्स दिखते हैं, हाँ लगता है कि इसमें क्या ही होगा। उससे अच्छा वो मोटे मोटे बुक बच्चे खरीद लेते हैं कि इनसे हम पढ़ेंगे, इनसे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बस वो फॉन्ट साइज का अंतर होता होगा, लेकिन आप जब उस मॉड्यूल को ऐसे लगा के रखिएगा ना सर, हाँ, तो इतना तो बड़ा होगा। आपको मड़ंगा दिखेगा। वो सच्चाई तो खुल गई यार। वो तो कितने पतले पतले एक नहीं है। देखोगे तो पतला दिखेगा, लेकिन जब उसको आप लगा के इकट्ठा होगा देखोगे तो तो बोलोगे यार ये तो घास ज्यादा, बन गया, पेड़ बन हाँ, गया। ये भारी काम है। राइट, राइट सर। ठीक है। तो सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने आईआईटी का प्रिपरेशन करा, आप आईआईटी दिल्ली गए। आईआईटी दिल्ली का कैसा एक्सपीरियंस था? फिर उसके बाद कोटा कैसे आना हुआ? मतलब कोचिंग में या एज ए टीचर कैसे इस फील्ड में आना हुआ? शॉर्ट में जानना चाहूँगा। आईआईटी दिल्ली जाने के बाद देखो बहुत बड़ा मेरे लिए तो कल्चरल शिफ्ट था, ठीक है ना। मतलब बिहार के एक पटना भी ऐसे आप देखोगे तो उस समय बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था, मतलब
ग्रोन अप नहीं था। वहाँ पे बात करने का तरीका अलग होता था, यहाँ बात करने का तरीका अलग होता है। हम लोग जो एक अपने डायलेक्ट में बात करते हैं और वहाँ पे जो बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता टोन था। में डिफरेंस होता है। टोन में बहुत बड़ा हिंदी डिफरेंस में होता भी टोन में है। डिफरेंस हिंदी तो मतलब अलग ही लेवल पे चली जाती है। हमें तो लगता था कि हम इतने दिनों से क्या बोलते आ रहे थे, है ना? तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि पहले दिन तो मैं शॉक था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। अच्छा। मतलब फ्रेंड से थोड़ा बहुत बातचीत कर पाया, लेकिन जब मैं किसी ग्रुप में रहता था तो आई वॉज यूज टू बी साइलेंट कि यार सुनते हैं पहले, है ना? तो फिर वहाँ पे धीरे 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 मतलब समझ में आया कि कैसे बातचीत करनी होती है ना? दूसरा, जब वहाँ गया तो बड़े बड़े लेक्चर थिएटर्स दिखने लग गए, है ना? वैसे तो पटना साइंस कॉलेज में दिखते थे कुछ कुछ, लेकिन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत बड़ा था। हाँ। और फिर दोस्त यार भी ऐसे मिल गए, है ना, कि थोड़ा सा टाइम शानदार तरीके से निकला। कौन से ईयर में सर गए थे आईटी? ईयर 2000। इनॉग्रल ईयर मतलब 21st सेंचुरी का? हाँ बिल्कुल, मिलेनियम ईयर, है ना? मिलेनियम ईयर, अच्छा। तो 2000 में वहाँ पे था और 2004 में हम लोग वहाँ से पास आउट हुए। हालांकि देखा जाए तो आईटी दिल्ली में मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, है ना? ओके। बाकी सब चीज़ों में थोड़ा एक्टिव रहता था, लेकिन आईटी में जाने के बाद भी परेशानी है, हाँ सिर्फ सिलेक्शन ही हाँ ये नहीं, नहीं है कि मैं सिलेक्शन आपको हो ये गया भी तो हो गया। बतलाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब सबकी जॉब लगती है। मेरी जॉब नहीं लगी थी। अच्छा। हाँ, ओ। और मैं करीब करीब 6 महीने तक ऐसा सोच में ही था कि मेरे को करना है क्या अब आगे, ठीक है? क्योंकि जैसे आप समझ सकते हो कि मतलब वैसे अगर आप कोई पूछे कि सर आपने जॉब के लिए ट्राई किया, तो मैंने बहुत ज़्यादा जॉब के लिए ट्राई भी नहीं किया था, ठीक है? ठीक क्योंकि आई वॉज वेरी नॉट वेरी श्योर कि मेरे को करना क्या। क्योंकि मैं टेक्सटाइल से पढ़ा था, तो मेरे को ये क्लियर था कि यार टेक्सटाइल में काम नहीं कर सकता। दूसरा, सॉफ्टवेयर का चलता था उस समय, तो मुझे ये भी पता था यार कि सॉफ्टवेयर में भी मैं कितना कोई स्ट्रांग नहीं हूँ। मतलब मैं अगर जाऊँगा तो वहाँ मीडियोकर बन के ही रह जाऊँगा, मतलब मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट नहीं दे पाऊँगा, ठीक है? फिर ऐसे मैं सोच रहा था कि एमबीए करूँ, तो कैट की प्रिपरेशन करनी चालू की, लेकिन वो भी मुझे पता था कि मैं हाफ हार्टेड कर रहा हूँ, मैं फुल्ली उसमें डिवोटेड नहीं हूँ। तो 3-4 महीने के बाद एक वैकेंसी निकली फिटजी की। फिटजी की, ओके। फिटजी की, तो मेरे फ्रेंड ने देखा, हालांकि मैं पेपर कम ही पढ़ता था, लेकिन पेपर आता था न्यूज़पेपर, तो उसमें निकला, तो बोले कि ये देख कर आ तू, ठीक है? ये देख कर आ। रखा भी उसी ने था मेरे को अपने यहाँ, तो ये देख कर आ। तो मैंने बोला ठीक है, दे देते हैं, संडे को है। तो संडे को मैं गया देने, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके गया था, क्योंकि 4 साल में सब कुछ आप भूल जाते हो, मतलब हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा टच में तो रहता नहीं है ना? क्योंकि आप आईआईटी वाली पढ़ाई तो पढ़ नहीं रहे हो, तो पुरानी तो सही ऐसे बात भी है। नहीं रहता है ना? तो फिर जब मैं वो एग्जामिनेशन देने गया, तो फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये भी काफ़ी चैलेंजिंग है। कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए जो प्रीवियस ईयर जेईई के थे, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे उसको करने में थोड़ी मुश्किल आई। पर फिर भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बस एक ही सवाल बार-बार पूछा, 2-3 बार, कि काम करोगे? क्योंकि शायद आईटी वाले लोगों का रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं होता था उस समय कि कोचिंग में भी पढ़ाने के लिए एग्जाम देना पड़ता था? हाँ 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 मतलब इसी तरीके से होता है, अगर किसी हाँ, कोचिंग में पढ़ाना है तो कोचिंग बिल्कुल वाले टीचर बिल्कुल का टेस्ट लेते हैं? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक है, होता है, हाँ। बिल्कुल होता है भाई। डेमो भी होता है। अच्छा, डेमो, ठीक है। डेमो भी होता है, डेमो होता है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है भाई, तीनों चीजें होती हैं, और अच्छा। फिर आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ओह! हाँ हाँ, क्या ट्रेनिंग भी बात है, होती इतना है। लंबा प्रोसेस है। प्रोसेस लंबा है तो सर। बच्चों को इससे सीखने को मिलेगा कि ऐसे हाँ, टीचर नहीं बहुत आते और थे बच्चे कोचिंग में। पूछते हैं कि कैसे होगा हमारा, तो बिल्कुल ऐसा होता है। तो उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्योंकि शायद आईटी वालों का रेपुटेशन बहुत खराब था उस समय तक, कि ये शायद इस फील्ड में टिकते नहीं है, आते हैं, पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं, ठीक ओके। है? तो मैंने बोला नहीं, मैं पढ़ाने के लिए ही बना हूँ। तो मैं पढ़ाऊंगा, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस, और मैं इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये बोल रहा था, मैं इतना श्योर नहीं था। वो अंदर से था कि भाई लेकिन लग थोड़ा जा। कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। दिस इज़ द वर्क जिसको मैं चेरिश भी करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने टीचर्स को देखा है। इतने बड़े बड़े टीचर्स थे मेरे, ठीक है? तो मैंने उनको देखा भी है, उनकी रेस्पेक्ट देखी थी, तो मुझे लगा ये चीज़ तो कर सकता हूँ ना। तो बाकी दोनों चीज़ें मेरे लिए एलिमिनेटेड थी, लेकिन मुझे लगा ये कर सकते हैं। फिर वो ट्राई किया और पढ़ाने लग गया, तो फिर मतलब सही चलने लग गया अपना उसके हिसाब से, और इस तरीके से इस फील्ड में आया, ठीक है? कोटा कैसे आया? तो 2 साल में बाहर काम कर चुका था फ्रेंचाइजीज में, और मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरा उस समय जो मेरे फ्रेंड थे, फिजिक्स के टीचर थे, है ना? तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार बंसल में वैकेंसी आई है, ठीक है। तो बोला कि इसको भर दे तू, है कौन ना? से ईयर में सर? ये मेरे ख्याल से 2006 या 7 में आई हुई है 6 ना, है। 7। राइट, राइट। तो उसने बोला कि ये भर दे तू, तो फिर उसको भरा मैंने। फिर यहाँ आया, और मतलब वो भी बहुत एक गजब की जर्नी थी मेरी। लेकिन यहाँ आया तो फिर दिया तो हो गया, क्योंकि 2 साल पढ़ा के आया था, तो ऐसा कोई कोटा उस दिक्कत समय नहीं तो है। कैसा माहौल था कोटा का? क्या देखा कोटा आप? तो मतलब बहुत शानदार था यार, मतलब पढ़ाई लिखाई का ही माहौल था सिर्फ।
ठीक है। मतलब इट वाज एवरीवेयर लाइक कि मतलब बच्चे पढ़ने के लिए ही आ रहे हैं मतलब, और पढ़ाई ही चल रही है, पढ़ाई ही ठीक है। दिख रही है। बॉडी लैंग्वेज में बात कर लो, हवाओं में देख लो, हर जगह देख लो, तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि उसमें कोई मॉल नहीं होता। आज सर। उसमें कोई मॉल नहीं होता था भाई, है ना। उसमें बिल्कुल ऐसे छोटे 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 टपरियाँ वगैरह होती थी, उसी पे आज का बच्चे। कैसा माहौल है? आज काफ़ी डिफरेंट हो गया है माहौल तो वैसे तो। राइट सर, फिर कैसा रहा सर उसके बाद यहाँ पे कोटा में फिर आपका सफर? आई स्टार्टेड विथ मतलब स्टार्टेड विथ सम बैचेस लाइक 11th के बैचेस से मैंने चालू किया है ना। पहले साल मतलब जैसे जनरली बंसल का कल्चर होता था कि किसी भी टीचर को हम 2 तरह के बैच देते थे उस समय, मतलब बंसल में या तो 11th और 13th ड्रॉपर या 12th और ड्रॉपर। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने तीनों स्ट्रीम लिया था, 11th भी 12th भी 13th भी। अब बोलोगे कि ये कोई बड़ी बात है क्या? बड़ी बात थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, और किसी भी टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उसका रीज़न क्या होता था ना कि तीनों के डीपीपीज करने पड़ते थे आपको, सबके डीपीपीज अलग होते थे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को मैंने इतने सॉल्व तो किए नहीं थे। अब आप क्लास के अंदर जा रहे हो और आपसे कोई सवाल सॉल्व ना हो, तो आप सही समझो बात है। अंदर से ऐसा लगने लगता था कि बेइज्जती जिस हो गई। जॉब के लिए तुम पैसे ले रहे हो अब बच्चे भी और वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ा अंदर से गजब सा का फील आता था। तो यू वोंट बिलीव, सुबह 6 बजे उठता था मैं, रात में भी अगर आप देखोगे ना तो लास्ट टाइम तक, मतलब वो तीनों स्ट्रीम के डीपीपी सॉल्व करना, तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक बार ढंग से घिस लिया जाए तो चमक अपने आप बन जाती है। तो मैंने उस साल को रियलाइज़ किया कि वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था, और वहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छा तरीके से समझ में आया। और एक्चुअली वीके बंसल सर का भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहता था, तो काफ़ी बढ़िया फिर पढ़ाने में मज़ा आने लग गया। राइट सर। तो लगभग पढ़ाते हुए कितने साल हो गए सर आपको अब? मेरे ख्याल से यार 20 साल तो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो 20 साल में सर आपने हजारों मतलब कि बच्चों को पढ़ाया है, हजारों एग्जाम्पल्स देखे होंगे। डेफिनेटली। मेरा सर अब मैं उन पॉइंट पे जाना चाहूँगा जहाँ से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अ, बच्चों के एग्जाम्पल के बारे में, कि कई सारे ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हों, या आपने देखा होगा कि लोअर बैच में हो या उसी बैच में हो लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन बाद में बहुत अच्छा कर लिया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जानना चाहूँगा आपसे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है यार। जैसे मैं आपको ये बताऊँ ना कि मैंने स्टार्टिंग से टॉप बैच से पढ़ाना नहीं चालू किया था। जब मैं स्टार्ट किया था बंसल से, तो यू वोंट बिलीव, मैं जो लास्ट बैचेज होते थे ना ड्रॉप ईयर के 4, वो बैचेज मैंने पढ़ाने चालू किए, और वहाँ से भी मैंने देखा कि बच्चों के रिजल्ट्स आए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको एक बच्चे के बारे में बताता हूँ, क्षितिज जैन करके स्टूडेंट था। और वो बहुत मतलब कहते हैं ना कि धीरे धीरे ग्रेजुअली करके वो बहुत आगे तक बढ़ा। मतलब वो बहुत लोअर बैचेस में आया था पहले तो, है ना। और पढ़ना उसने चालू किया, टेस्ट देना चालू किया, और बिना फियर के काम करता रहा, ठीक है ना। और धीरे धीरे बढ़ते बिल्कुल स्टार बैच में आ गया वो एक दिन। अच्छा। हाँ, स्टार बैच में आ गया। स्टार बैच में आया और उसने फिर पढ़ना छोड़ दिया। पढ़ना छोड़ दिया? हाँ। क्यों? अब ये हमें भी शॉकिंग लगा कि भाई अभी अभी आया है और इसने पढ़ाई, जबकि उसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, मतलब एक्चुअली क्या है कि बच्चा क्या बोलेगा, रिजल्ट्स स्पीक बेटर देन अ स्टूडेंट। तो रिजल्ट्स उस समय तक तो काफ़ी अच्छे थे, उसने पढ़ना ही छोड़ दिया। अब उससे फिर बात किया गया, उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान हो गए। यहीं कोटा कहीं थे कोटा कहीं है मतलब। तो पढ़ना छोड़ दिया, तो हमने, और क्लास में आना भी छोड़ दिया उसने। तो पता करने की कोशिश की कि भाई उनके पेरेंट्स भी आए, हमने बात भी की, समझने की कोशिश की। तो एक चीज़ समझ में आया कि सर मैं इन बच्चों की तरह इतने देर नहीं पढ़ सकता है। हाँ, मतलब ये बच्चे सर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ते हैं, मैं इतनी देर नहीं पढ़ सकता सर। अच्छा। मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो आप उतने ही पढ़ाई में तो यहाँ तक आए हो ना? हाँ, तो वो 5-6 घंटे पढ़ के आया। हाँ। लेकिन जब वो वहाँ आ गया जहाँ वो सोच रहा था आने की, हम्म। तो वहाँ जब देखा तो उसने बोला कि यार ये तो बिल्कुल अलग जगह पे आ गया मैं। डर गया वो? डर गया। अच्छा। और डरने के बाद फिर क्या हुआ कि उसने फिर आना ही छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, कि मैं अच्छा। इतनी देर में इनसे कम्पीट ही नहीं कर सकता हूँ। वो जो एक अंदर से फियर आ जाता है ना कम्पीट। तो फिर उसको मैंने समझाया कि यार देख, एक काम करते हैं, ये जो तेरा स्टार बैच का टैग है ये मैं रख लेता हूँ ठीक है, तो तू भूल जा कि तू स्टार बैच में, तू 5 घंटे पढ़ सकता है, 6 घंटे पढ़ सकता है, तू उतना ही पढ़, जितना तुझे लगता है ना उतना ही पढ़, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट तू रेगुलर रहे, जैसे तू पहले रेगुलर रहता था। तू अगल बगल मत देख, तू अपने आप को देख जैसे भी पढ़ना है। तो फिर धीरे 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 उनसे घुला मिला, और फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई कितना पढ़ पा रहा है, तो हो जाता है सर 12-13 घंटे बढ़ गया टाइम धीरे धीरे? मैंने बोला यार तू तो कह रहा था 6 घंटे, ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। बोलता नहीं सर हो जाता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं आती ऐसा। तो काफ़ी जो डर से निकल के आया फिर वो, है ना। फिर जब उसका एग्जामिनेशन हुआ, है ना,
उसकी आई AIR 34। 34 वाह सर। बहुत ही मतलब कमाल का। रिजल्ट से पहले की बताता हूँ। रिजल्ट से पहले वो जब एग्जामिनेशन देकर आया नीचे, तो मैंने उससे पूछा और कैसा रहा एग्जामिनेशन, तो कहता है इजी था सर। हम्म। मैंने बोला यार मैथ्स, तो बोलता है मैथ्स तो सर काफ़ी इजी लगा मुझे। तो मैंने बोला यार तुझे पता है ये मैथ्स का पेपर वन ऑफ द लेंथीएस्ट पेपर था और काफ़ी कठिन पेपर था तुम्हारा, और उस साल उन्होंने मल्टीपल में भी -2 स्टार्ट किया था। अच्छा। मल्टीपल में -2 स्टार्ट किया था, समझ रहे हो आप? मतलब वो पार्शियल मार्किंग वाला एरिया नहीं था। पार्शियल मार्किंग उस समय नहीं होता था, अभी जैसे पार्शियल मार्किंग होता मल्टीपल में, है ना? उस समय सीधा था, या तो सीधा +4 मिलेगा या सीधा -2 मिलेगा। ओह। ठीक है, अभी तो पार्शियल मार्किंग भी होता है कि अगर आपने गलत मार्क नहीं किया तो आपको कुछ नंबर्स मिल जाते हैं। तो वो उस टाइम में एग्जामिनेशन देकर आया था। तो मैंने बोला मैथ्स का पहला पेपर, तो जब मैंने चेक किया तो मैथ्स के पहले पेपर में उसका सारा सही, फुल मार्क्स आ गए मैथ्स फुल में मार्क्स। आईआईटी के पेपर में? सेकंड पेपर में उसने 2 गलत किए बस, उसके अलावा सारे के सारे सही। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब जो बच्चा बिल्कुल लोअर बैच में था और धीरे 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 करके वो वहाँ तक पहुँचा, और उसने उसमें भी बहुत कमाल का फोड़ा। मैंने बोला कि यार तूने किया है, बहुत अच्छा किया है, और पेपर इतना इजी नहीं था, ये बात तू बिलीव कर ले अब, ठीक है? तो बहुत बार ऐसा हो जाता है बीच में कि बच्चों की जर्नी में कि बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, बट मेरा बस यही कहना होता है कि थोड़ा सा अपने आप को पेशेंट करना पड़ेगा ना, अपने आप को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, और उसके बाद पढ़ते रहोगे तो अपने आप धीरे धीरे सीन क्लियर हो जाता है। अभी बच्चों को ऐसा, बहुत सारे बच्चों को लगने लग जाता है कि यार सर आज ही मुझे पता चल जाए कि मेरा आईटी होगा या नहीं होगा। आज कैसे पता चल सकता है? तुम्हें रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। इस जर्नी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेशेंस है। 2 साल 2.5 साल आपको एक तबीयत के हिसाब से पढ़ते रहना पड़ेगा। मैं तो बस सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ अपने लिए। एक सिंपल सा चैलेंज ले लो भाई अपनी लाइफ में, है ना, कि भाई बुरे दिन में भी मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। बुरे दिन में भी, मतलब आज मेरा पढ़ने का मन नहीं भी है ना, तो भी मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तो फिर आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आप किसी दिन पता चल रहा है 14 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, और फिर 5 दिन बिल्कुल जीरो पे चले जाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए पढ़ें। ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, मैंने भी किया है, और मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, है ना। लेकिन बस दिक्कत क्या होती है ना कि धीरे धीरे जब जर्नी में जाते हैं ना, तो नंबर कम आए, पेरेंट्स का प्रेशर आया, अगल बगल के लोगों को देखा, बच्चा धीरे धीरे पढ़ना छोड़ता है, और उसके बाद फिर बहुत दिन तक छोड़ देता है, और उसकी वजह से प्रिपरेशन से दूर हो जाता है। सर मतलब कि मुझे एक याद आता है, जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन करने के लिए आया था कोटा में, जिस पीजी में मैं रहता था, वहाँ पे एक सबसे छोटा कमरा था उस पीजी का। एक बच्चा उसमें आया, शायद बिहार का ही था वो। तो वो जो बच्चा था ना सर, वो मतलब कि बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, मतलब सिंपल से भी सिंपल रहना वहना, एकदम से वैसे ही गमछा बांध के घूमना, और मतलब कि बहुत कुछ पता भी नहीं था। उसके भाई ने उसको बोला था कि जाओ आईआईटी की तैयारी करो, उसको ये तक नहीं पता था कि आईआईटी है क्या। सर मैंने उसका देखा है सर मेहनत, बस उसके भाई ने बोल दिया कि भाई जाओ जाके आईआईटी की तैयारी करो। वो आया यहाँ पे लगा रहा, खूब मेहनत करता था, मतलब कि ना खाने का ठिकाना ना, जिसको पता भी नहीं था आईआईटी क्या होता है, जिसको किसी ने भेजा, वो आया यहाँ पे मेहनत किया, जो जो टीचर ने बोला वो फॉलो करते गया वो। और फ्रस्ट्रेटेड काफ़ी होता था वो, आके पूछते रहता था कि यार क्या करे क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि देखने में क्या लगता था ना उसको कि इससे नहीं होगा, ये गांव से आया हुआ है और इसको आईआईटी तक नहीं पता है, भाई ने इसका भेज दिया है। पर उसमें ये था कि करते रहे करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मासूमियत थी ना सर उसमें, कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, जो टीचर मेरे बोलेंगे मैं मान लूँगा, वो जो मासूमियत थी ना सर उसमें, मुझे लगता है कि वही उसका कारण था सर। वो आज सिलेक्शन उसका हो गया, आईआईटी तो नहीं हुआ, एनआईटी में उसका जरूर सिलेक्शन हो गया, जेईई मेन क्रैक कर गया वो। और आज वो एनआईटी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो एनआईटी में है आज। बीच में एक बार मेरी उससे बात हुई थी, तो इससे मुझे ये मालूम चला कि यार देखो, वो जो था वो मासूमियत उसमें थी कि भाई मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं मेरे जो टीचर जो बोलेंगे उसको मैं फॉलो करूँगा। वो फॉलो करते गया, जिसको आईआईटी पता नहीं था कि आईआईटी क्या है, वो मतलब कि एनआईटी चला गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चों की जर्नी, यार मैं बहुत सही बतला रहा हूँ कि मतलब बच्चे अगर सिर्फ टीचर की बात फॉलो करनी चालू कर दें, है ना, बिना कुछ यहाँ से नेगेटिव लिए हुए, देखो यार जर्नी में डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, सब कुछ आएगा, है ना। एक करेज होना चाहिए बस। नंबर ऊपर नीचे होंगे,
है ना। टेस्ट कभी खराब होंगे, टेस्ट कभी अच्छा भी होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा दिन खराब हो जाए, कभी पूरा दिन बहुत अच्छा जाए, है ना। उन सब के बीच में हमें मीडियम लेवल पे चलते जाना चाहिए और करेज के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका आईआईटी, एनआईटी जो भी आप चाहते हो सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी मान लीजिए कि अभी जो बच्चे अप्रैल वगैरह में आ जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए या ऑनलाइन भी कर रहे हाँ, होते हैं, तो अभी ऐसा समय आ गया है जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर मतलब कि सेशन के एंड में हम आ रहे हैं जहाँ पे 1-2 महीने बाद क्लासेस ख़त्म ही हो जानी है जिनकी हाँ, स्टार्टिंग से चल रही है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी है। तो कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि बैकलॉग हो गया या समझ में नहीं आ रहा है या परेशान है। तो इस मोड़ पे जो बच्चे खड़े हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपनी तैयारी को यहाँ से आगे कंटिन्यू करें एग्ज़ाम तक? सबसे इम्पोर्टेंट है यार कि कहीं से भी शुरू करो, कंसिस्टेंट रहना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, जो मैंने देखी है कि भाई 3 दिन तो पढ़ना है, फिर इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन ऐसे निकल जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये अभी से भी अगर आपने रोका है, देखो बैकलॉग है तो खत्म भी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बैकलॉग आपका जन्म जन्मांतर तक का साथी है ना। अगर आपका बैकलॉग है तो वो खत्म हो जाएगा। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान कैसे बनाना पड़ेगा कि आप पहले लिस्ट में लिख लीजिए कि भाई आपके ये टॉपिक्स आपके बैकलॉग में, हर एक में देख लीजिए कि कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। जी मेन के हिसाब से आप एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर टाइम अलॉट कर दीजिए कि भाई इतने इतने इतना टाइम लगाना है मेरे को, है ना। और उसके हिसाब से जो आपका करंट वर्क चल रहा है उस पर पूरा फोकस करते हुए काम करिए और साथ ही साथ थोड़ा 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 करके आप बैकलॉग क्लियर करते रहिए, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा ना यार कि अब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद के समय में आप पूरी तरीके से बैकलॉग को डेडिकेट करते हुए उसको ठीक कर लीजिए, फिर रिवीजन कीजिए, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी बैठ के सोचोगे कि यार इसका सॉल्यूशन आज निकल जाए, ये नहीं होगा। आपको चलना पड़ेगा, वो पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, है ना। वो पेन बहुत बहुत पेनफुल होता है, मुझे पता है ना। लेकिन हाँ, किसी टीचर को पकड़ लीजिए, थोड़ा बहुत भी आपको लगे कि यार पेनफुल हो रहा है, उनसे बात कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर से पटरी पे आ जाएंगी। तो बस एक ही चीज़ है, मुझे लगता है कि टीचर आपके लिए वैसी शक्ति का काम करता है जो आप में अगर कभी कम हो जाए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम मंदिर जाते हैं कभी, है ना, तो मेरा मानना है कि हम ऐसे प्लेसेस पे इसलिए जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि एनर्जी काफ़ी अच्छी आ जाती है ना। एक बार को अगर नेगेटिव हो रहा होता है मन, शरीर, तन, मन कुछ भी ऐसा, तो वो पॉजिटिविटी में बदल जाता है। तो हमारे लिए टीचर भी सेम रोल प्ले करता है और इसीलिए आप देखोगे कि गुरु को भगवान का दर्जा भी देते हैं, है राइट, ना। राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप अपने टीचर से मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसको फॉलो कीजिए उनकी बातों को, है ना। और कुछ भी 19-20 हो ना, तो इतनी जल्दी परेशान मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखते हुए आगे बढ़ते जाइए, हो जाएगा। और अभी आपका बैकलॉग क्यों है वो भी सोचिए, है ना। बैकलॉग इसलिए ही ना कि आपने शायद कुछ काम कंसिस्टेंसी से नहीं किया, है ना। तो अगर आपने वो करना चालू कर दिया तो जिस वजह से वो बैकलॉग बना था वो खत्म हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो पढ़ा हुआ बच्चे बोलते हैं जो पढ़ा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो यार, मतलब मेरा मानना है कि समझ में नहीं आया ऐसा नहीं होता, 60% समझ में आया, ठीक है, 40% नहीं आता। ठीक। और ये सबके साथ होता है हर एक लेक्चर में। तो हम क्या करते हैं कि 60% जो समझ लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि अगले लेक्चर के लिए हमारा काम हो जाएगा, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वो जो 40% नहीं आया ना, उसको दोबारा घर जाके देखो, हाँ। तो अब तुमको करीब करीब 80% आ जाएगा और फिर वो अपना अगला लेक्चर आप सुधार सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको 60% आया एंड यू आर कंटेंटेड कि हाँ आ गया मेरे को सब, तो फिर अगले लेक्चर में मिस हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। है ना। तो उसको थोड़ा सा 40% पे वर्क करना पड़ेगा, हाँ, मतलब हो कि जाएगा। और जाके एक बार रिवाइज करो या जाके उस टॉपिक को लिख देखो। लो, हाँ। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है लिखो। कुछ भी अगर लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल रही है, मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ बच्चों को हमेशा कि पेन एंड पेंसिल आर योर आइज। ये एक्चुअल आंखें अपनी आंखें नहीं है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, है ना। अगर आपने कोई लिख के समझ लिया ना तो आपके दिमाग में एकदम छप जाता है। तो इसलिए आप पेन पेंसिल से जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उससे लिख कर कीजिए, आपको 40% बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ बच जाए यार, टीचर से बात कर लो, हो जाता है यार। बेस्ट। कई बार अच्छा, ये क्लास में बहुत बच्चों के साथ ये होता है कि टीचर से वो कुछ पूछने में हिचकिचाते हैं। जैसे एक क्लास है जिसमें मान लीजिए कि 100-150 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें एक किसी को पूछना है तो बड़ा हिचकिचाता है, शर्म आता है कि यार मैं हाथ रेज करूं कि नहीं, कहीं बाकी लोग ये ना सोचे अरे इतना तो ईजी है, इसको नहीं आता यार, इतना तो ईजी नहीं आता। ऐसे में सर एक्चुअली क्या है ना, क्या आप बोलना चाहोगे आप बच्चों को? ये देखो इनहेरेंट प्रॉब्लम है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज नहीं है ना। मतलब ये हमारे टाइम से होती आ रही है। हाँ। हम भी इसी के वो है ना, हम भी पूछने से पहले बहुत हिचकिचाते थे, एजिटेट करते थे। ऐसा लगता था कि हाथ खड़ा कर रहे हैं तो लगता है पहाड़ टूट रहा है अपने ऊपर, है ना। तो हम इससे बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकालते हैं कि चलो बच के निकल लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा
अपने आप को पीछे छोड़ दीजिए और अपने करियर के बारे में थोड़ा आगे सोचिएगा, है ना। तो आपको लगेगा कि यार ये पूछ लेते हैं, और वो उसका एडवांटेज बहुत है। अगर वो एक हैबिट तैयार हो गई ना, तो आगे चल के जब आप किसी भी जॉब में जाओगे, कोई स्टार्टअप कर रहे होगे, यानी कोई भी ऐसी चीज कर रहे होगे आप, ठीक है ना, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा कि कहीं ना कहीं फिर आपको क्वेश्चंस करना आ जाता है, और राइट क्वेश्चंस करना अगर आप सीख गए तो एजुकेशन का पर्पस आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने आप को पीछे करो, और थोड़ा सा बाकी ये रहेगा, हल्का फुल्का तो रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी करते जाओ, पूछते जाओ, चीज़ें ठीक होती जाती हैं। और नहीं पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बाहर जाके पूछ लो। हाँ, बाहर जाके पूछ लो। हाँ, सब तरह डाउट काउंटर पर जाके टीचर से डाउट पूछ काउंटर लो। से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर। कई सारे बच्चे जो हैं अभी मैं चाहूँगा कि आप उनको थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अच्छा स्कोर उनका नहीं आता है टेस्ट में, क्योंकि अभी अब ऐसा समय आ रहा है कि उनके माइनर के बाद मेजर टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट होंगे या हो भी रहे होंगे किसी के। तो अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे होंगे तो परेशान हो जाते हैं वो, उसमें कैसे सुधारें? एक्चुअली अच्छा नहीं परफॉर्म करने का भी एक रीजन स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है कि अच्छा परफॉर्म करना है। अब वो जब तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो दिक्कत करता रहेगा। तो मेरा कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है तो आप एक दो पेपर जो है ना घर पे ले जाके दो, अच्छा। एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट में 3 घंटे के, मतलब एक दो पेपर, हर एक पेपर नहीं बोलूँगा। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि फियर ऑफ अननोन हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है। जब हम जाते हैं अचानक से इतने सारे बच्चे दिखते हैं, हम जब जाते हैं हमें इतने सारे बच्चे दिखते हैं तो तुरंत से डर लगता है कि यार मेरा होगा क्या। जैसे मैं भी जब प्रिपेयर करता था तो मेनी टाइम्स मेरे दिमाग में आता था कि यार सही में आईटी हो पाएगा क्या, है ना, ऐसा सवाल आता था। तो फिर किसी ने रिलेटिव ने मेरे को कहा कि तुम्हें कितनी सीट चाहिए तो मैंने बोला यार एक ही सीट चाहिए, और तो कितनी चाहिए तो बोले ठीक है, तो एक ही सीट चाहिए तो मन लगा के पढ़ो, तुम्हारी सीट तुम्हारे को मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मतलब उसको लाइटली लेना पड़ेगा, है ना। बहुत ज़्यादा अगर आप उसको उसके ऊपर हावी, मतलब अपने ऊपर हावी होने दोगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, फिर भग जाएंगी, छूट जाती है। तो थोड़ा लाइट लो, है ना, इस सब चीज़ों को, ठीक है। एक ही सीट चाहिए ना, 10 सीट थोड़ी ना चाहिए। उन्होंने जोकिंगली कहा, तो मैंने बोला हाँ एक ही तो चाहिए, और कितनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है यार, तो थोड़ा लाइटली लो, और थोड़ा सा क्या करो कि एक दो टेस्ट ना घर पे देख कर देखो, है ना, उसके बाद फिर आप वहाँ जाकर देखो, और बस उसी एनवायरनमेंट में देना, तो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। पहली चीज़, अगर एक दो पेपर में तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस चालू हो जाएगा तो फिर आगे तुम कैपिटलाइज कर लोगे। प्लस हमें एनालिसिस हमेशा टेस्ट का करना चाहिए, चाहे 0 नंबर आ रहा हो, चाहे 5 आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, पॉजिटिव में बहुत अच्छा नंबर आ रहा हो, एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि वही रास्ता है आपका सही करने के लिए। जैसे आप मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, कि अपन एक्सरसाइज करते हैं, या हम मान लो रनिंग करते हैं, ना, हम एक एथलीट हैं, हम रन करते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा दौड़ रहे हैं या नहीं दौड़ रहे हैं? जब हम टाइम के साथ उसको मैच करेंगे, फिर हम उसको जब रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेंगे कि भाई नेशनल रिकॉर्ड ये है, इसके हिसाब से, है ना, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो रिकॉर्ड्स की जो चीज़ें है ना, तो हमें भी कैसे पता चलेगा कि हम इम्प्रूव कैसे करना है। जब हम उस टेस्ट को दोबारा करके देखेंगे, उसमें जो नहीं हुए हैं, जो गलत हुए हैं, उनकी जब एनालिसिस अच्छे से करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम गलतियां कैसी कर रहे हैं। कि कुछ गलतियों के पैटर्न होते हैं, कुछ गलतियां रोकी जा सकती हैं बहुत आसानी से, तो वो पैटर्न पता चल जाएगा तो आप बहुत सारी गलतियों को अपने आप से रोक सकते हो, है ना। तो बेस्ट तो मेरे ख्याल से यही है कि यही करते रहो, और एक दो टेस्ट घर पे दे के देखो, डरो मत, है ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। तो एक सवाल इस पे भी कि पेपर अटेम्प्ट करने जब बच्चे जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे अटेम्प्ट करें पेपर? सबसे पहले तो प्रेशर तो नहीं लेना चाहिए, मतलब वही सबसे ज़्यादा बिगाड़ता है। आई हैव स्पोक टू मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, आके तुरंत कहते हैं सर इस वाले एग्जामिनेशन में ना हम बिल्कुल प्रेशर नहीं लिए, बहुत अच्छा गया। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि हम बिल्कुल सोचे ही नहीं कि अच्छा करना है, हम ऐसे ही गए, आराम से बैठे, एग्जामिनेशन दिया, है ना, टाइम लिमिट का थोड़ा ध्यान रखा, टाइम मैनेजमेंट करने का, और आराम से एग्जामिनेशन दिया। ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो एटीट्यूड को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अब आप पहले क्वेश्चन पे बैठे, आपने भी एग्जामिनेशन दिया होगा, मैंने भी एग्जामिनेशन दिया है, और अगर एग्जामिनेशन का लेवल बहुत बड़ा है, आईआईटी लेवल का एग्जामिनेशन आप देने वाले हो, तो पहले एग्जामिनेशन के पहले क्वेश्चन के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि तुम्हें तो सॉल्व होना पड़ेगा बेटा। और आप देखोगे लॉ ऑफ नेचर क्या होता है कि पहला क्वेश्चन ही अटकेगा। ठीक है, अब वहां पे समझदारी क्या है वो सोचना पड़ेगा, है ना। अब बहुत सारे बच्चे तो ईगो पे ले लेते हैं, यार ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, आगे कैसे होगा। हाँ, तो पॉइंट ये है कि ये नहीं होगा तो कैसे होगा, ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आगे वाले जो सवाल हैं उसमें जो इजी हैं वो छूटे नहीं।
बहुत बार हम एग्जामिनेशन देकर आते थे, याद करो, ये माइंडसेट ठीक होना है, चाहिए। हम क्या बोलते थे, यार ये देख लिया होता ना, बस देख लिया होता तो सही निकाल के आते बस आंसर, देख लिया होता तो बस हो देख गया। लिया होता है ना हो जाता। इतना सा हुआ होता। क्या? तो भाई वो जो सवाल है जो देख लिया होता है ना, उसको टाइम मैनेजमेंट के कारण गड़बड़ा मत करो। यानी पहला क्वेश्चन अगर नहीं हो तो टेक इट इजी। हम्म। फिर भी अगर आपको कोई एंजाइटी और इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, टेक ए डीप ब्रेथ, आंख बंद करो, भगवान को याद करो, माता पिता को याद करो, है ना, उनका नाम लो, कोई आप नाम जप करते हो या कोई ऐसी चीज़ करते हो, कोई मंत्र पढ़ते हो, थोड़ी देर पढ़ लो, पानी पियो, अगले ही सेकंड आप देखोगे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। आप अपना मन लगा के काम करो, ठीक है ना, डरना नहीं, उस सिचुएशन को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करोगे, आप चीज़ों को समझते जाओगे। बस एक चीज़ है कि टाइम लिमिट का बेसिक फंडामेंटल है यार एग्जामिनेशन का, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना। हाँ सही बात। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द फंडामेंटल ऑफ एग्जामिनेशन, सिंपल। राइट सर। ऐसे तो सर बातें तो बहुत सारी है, मुझे लगता है कि 2-3 घंटे का हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि कोटा में आप इतने साल से हैं, आप पढ़ा रहे इतने साल से, तो कोटा में कई बार क्या होता है कि अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी, जैसे न्यूज़ में भी आप देखते हैं तो कोटा के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। तो आपका अभी जो कोटा का जो करंट सिनेरियो है, जो आप न्यूज़ में सुनते हैं या आप ऐसे भी इन जनरल, क्या आपका परसेप्शन है, क्या आप कहना चाहेंगे कोटा के बारे में, क्योंकि आप इतने साल से हैं कोटा में? कोटा देखो एज ए एनवायरनमेंट अगर मैं देखूँ तो यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पटना से आया हुआ हूँ और मैंने वहाँ का भी एनवायरनमेंट देखा है, यहाँ का भी एनवायरनमेंट देखा है, तो मेरे को तो डेफिनेटली यहाँ प्लस ही लगता है। एक पढ़ने के दृष्टिकोण से पूरा शहर बसा हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी सब सही है ना। कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ के सिस्टम में, तो वो हो भी जाएंगी। मुझे लगता है लोग उस फीडबैक को शायद करेक्टली ले भी रहे होंगे, राइट। बात वही रही बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे कभी कभी जो आपने बोला कि कुछ नेगेटिव हो जाता है, तो मेरा बस इतना कहना है यार कि अगर हम किसी सिटी को छोड़ के किसी सिटी में आकर एक पर्पस के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, तो हम उस पर्पस पे ही पूरी तरह लाइन रहे, ठीक है। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, है ना, और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, टीचर्स का भी रोल होता है डेफिनेटली, लेकिन पेरेंट्स को डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ, और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे दोबारा बात करना चाहिए या टीचर के पास ले जाना चाहिए उनको, उनसे थोड़ा काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। तो बातचीत करने से हर चीज़ का समस्या का हल निकलता है, कई बार ठीक है। सर पेरेंट्स जो है ना बच्चों को अगर डांट देते हैं तो वो डर जाते हैं अगली बार बताने से, कि बताएं कि ना बताएं। मेरे ख्याल से यार देखो, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स आपका कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे, नहीं, ठीक वो है। डांटते भी इसीलिए क्योंकि वो परवाह करते हैं। हाँ, देखो तो वो डांट को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, और छिपाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए पेरेंट्स से, क्योंकि आप एक चीज़ छिपाते हैं ना तो फिर आपको दूसरी चीज़ उससे रिलेटेड छिपानी पड़ती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ऐसे छिपाने का सिलसिला बहुत बड़ा हो जाता है। तो बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, योर पेरेंट्स जिन्होंने उनको भेजा है, एक बार तुम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके कुछ अच्छा कर लो, ठीक है, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ है, तुम ही अपनी तरफ से जीना है ना। मेरे माता पिता भी हमेशा यही कहते थे कि तुम्हारी लाइफ है भाई, है ना, तुम ही को जीना है अल्टीमेटली, ठीक है। हम तो जो तुम्हारे लिए अच्छा सोच सकते हैं वही तुम्हें बतला रहे हैं, जो हमने देखा है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी यही कहूँगा कि वो चीज़ को दिमाग में रखें, मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव तरीके से ही इस तरह के एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने तो अपने जीवन में, है ना, सफलता के बारे में सोचना कब से शुरू किया? चौथी क्लास, 5वीं क्लास। पेरेंट्स जिस दिन तुम कंसीव होते हो, ठीक है, इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहे होते हो ना, निकले भी नहीं हुए होते हो ना, तो उस दिन से तुम्हारे प्रति अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी सफलता के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, इसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, या इसको क्या हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, वो सारी चीज़ें सोचनी शुरू कर देते हैं। सही बात है। तो मतलब तुमसे पहले सफलता के सपने जो है अपनी आंखों में कोई और संजो के बैठा है, उसको किसी भी तरीके से हर्ट मत करो, ठीक है। जब तक हो सपोर्ट करो, है ना, जितना अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, पढ़ने में पूरा मन लगाओ, है ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि सीखी नहीं जा सकती है, बार बार अभ्यास करने से हर चीज़ सीखी जाती है। हम मेरे दिमाग में तो एक श्लोक अभी भी संस्कृत का हमेशा चलता है ना, और वो इसलिए चलता है शायद कि वो उसका पिक्चर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कि एक कुएं का तस्वीर था और रस्सी थी, है ना, और वहाँ एक निशान लगा हुआ था, और नीचे 2 पंक्तियाँ लिखी हुई थी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। मतलब पत्थर पे जब निशान पड़ सकते हैं रस्सी के आने जाने से, तो ये तो छोटी चीज़ें हैं, है ना, इसको ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आओ इस फील्ड में तो अपने लिए आओ, है ना, ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आओ, फिर मत आओ,
फिर तो कोशिश करो कि जो कोई तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है ना। लेकिन जब आओ तुम्हें लगता है कि मैं आईटी कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ या नीट करना चाहता हूँ, तो ही तुम अगर चाहते हो तभी आओ, है ना, अदरवाइज प्रेशर के थ्रू मत। कई बार सर ऐसा होता है, मतलब कि ऐसे तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, सब अच्छा हो, लेकिन कुछ भी कारण से अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो ऐसे परेशान बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मन कहता है? देखो हम क्या है यार, इंडिया में पैदा हुए हैं हम्म, ना हर चीज़ के लिए कंपटीशन हम्म, हम्म, है ना। कंपटीशन के थ्रू ही सक्सेस का रास्ता है यहाँ पे, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना कंपटीशन की हो सकती है। आप कितने से बड़ा एग्जाम्पल देखे सक्सेस का ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन से ही शुरू हुआ होगा, हाँ। ठीक है, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, ठीक है। तो हमें अपना माइंडसेट ही ऐसा बनाना चाहिए, इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, बुलेट प्रूफ बनाना चाहिए कि हमें ये सोचते हुए काम करना है कि भाई कंपटीशन तो रहेगा, हाँ, है ना। कंपटीशन तो और रहेगा। कंपटीशन है तो सिलेक्शन और फेलियर दोनों के चांसेस रहेंगे। हम्म, हमें अपने सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज कराना है, और सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज कराना है तो दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि फेलियर किन किन बातों से हो सकता है। तो अगर तुमको ये पता है ना कम से कम कि फेलियर किन किन बातों से हो सकता है, तो वो मत करो। हम्म, और दूसरा, अगर हमें पता है कि फेलियर इन बातों से होता है तो उनको छोड़ दिया, तो सिलेक्शन किन बातों से हो रहा है तो उसको एक लूप में चलना चाहिए। हम्म, हम क्या बोलते हैं कि यार डेली पढ़ना पड़ता है, मोनोटोनस हो रखा है। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। यही तो चाहिए, यही तो लूप होना चाहिए। बोला कि यार मेरे को मतलब कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है, देख लो यार 10 15 20 मिनट जो भी तुम मजाक मस्ती कॉमेडी यूट्यूब देखना चाहते हो देख लो थोड़ी देर के लिए। उससे ज़्यादा क्या चाहिए इस फील्ड में, है ना। तो मेरा मानना है कि बस अपन लूप में चलें, और क्योंकि आप बहुत बड़े गोल को साधने वाले हो, ऐसा कोई छोटा मोटा गोल नहीं है आईटी, है ना। मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो हम लोग कहाँ थे, हमारा परिवार कहाँ है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। थैंक्स सर कि बहुत सारी बातें आपने बताई। बच्चों को काफ़ी इंस्पायर होने का मौका मिलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, और आपके बारे में भी और जानने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि फिर आप टाइम निकालें हमारे लिए। 100% कुछ और भी मतलब जैसा भी आपको लगे मेरे को बताइएगा ज़रूर। बच्चों और के लिए तो हम लोगों ने अपना पूरा जीवन जो है 20 साल तक तो दिया ही, और आगे का ही पूरा जीवन उनके लिए समर्पित है हमारा, तो है ना। थैंक्स अगेन सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स इट।